अगर आप मर्डर मिस्ट्रीज के शौकीन हैं और बचपन से आपने कई सारे डिटेक्टिव बुक्स पढ़ी हैं या फिर ढेर सारी शर्लक होम्स, अगाथा क्रिस्टी और फेलुदा मूवीज देखी हैं, तो आपको जरूर ये याद होगा कि अक्सर इन कहानियों के अंत में खूनी कन्फेस कर लेता है और उसे सजा हो जाती है। Did you murder Rachel Argyle and Gwenda Vaughn? अगर रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज में भी ऐसा ही होता तो क्या बात होती, नहीं? वेल, इन रियल लाइफ पुलिस या डिटेक्टिव्स अक्सर किसी को अरेस्ट करते हैं क्योंकि उसके खिलाफ उन्हें सबूत मिलता है। अगर उसने पुलिस कस्टडी में कन्फेस कर लिया तो आई गेस मिस्ट्री सॉल्व। लेकिन अगर ऐसा हो कि मरते दम तक अक्यूज्ड ने कन्फेस ना किया हो, तो अगर वो बोलता रहे कि वो निर्दोष है, तो फिर आप किसे बिलीव करेंगे? आपके मन में ये तो जरूर रहेगा कि ये अक्यूज्ड खूनी नहीं है, फिर असली खूनी कौन है? इन अदर वर्ड्स, कई रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज में देखा जाता है कि पुलिस के केस क्लोज कर देने के बाद भी कुछ सवाल रह जाते हैं। एक एग्जाम्पल है हेतल पारेख मर्डर केस। तो रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं और आप इसी केस को डिकोड करने वाले हैं। ये क्राइम स्टोरी ईयर 1990 की है। हेतल पारेख 18 इयर्स की थी और कोलकाता में अपने पिता नागरदास पारेख, अपनी माँ यशोमती और भाई भावेश पारेख के साथ आनंद अपार्टमेंट्स के 3rd फ्लोर वाले फ्लैट में रहती थी। 2 मार्च 1990 को यशोमती ने नागरदास पारेख को बताया कि वॉचमैन धनंजय अक्सर हेतल को परेशान करता है। दूसरे ही दिन नागरदास ने ऑफिशियल कंप्लेंट की और धनंजय को ट्रांसफर ऑर्डर मिला। लेकिन उस ऑर्डर को अनदेखा कर धनंजय 5 मार्च को आनंद अपार्टमेंट्स आया और सुबह के 6 बजे से दोपहर के 2 बजे तक अपने ड्यूटी पे रहा। इस बीच हेतल सुबह 7:30 बजे स्कूल गई और लगभग 1 बजे तक घर वापस आई। लिफ्टमैन रामधनी का कहना है कि उस दिन वॉचमैन धनंजय करीबन 5:45 PM तक वहीं रहा, जबकि उसका ड्यूटी 2 बजे ही खत्म हो चुका था। शाम के 5:20 के करीब हेतल की माँ यशोमती पास के मंदिर के लिए निकली और हेतल उस वक्त घर में अकेली थी। गौर करें इस बात पर कि लिफ्टमैन रामधनी का ये भी कहना है कि यशोमती ने निकलने के कुछ ही देर बाद 5:30 और 5:45 के बीच उसने धनंजय को 3rd फ्लोर से नीचे आते देखा। 3rd फ्लोर, जहां हेतल का फ्लैट है और जहां वो इस वक्त अकेली थी। 6 बजे के बाद यशोमती मंदिर से वापस आई तो उन्होंने शोर मचाना शुरू किया कि हेतल दरवाजा खोल नहीं रही है और वहां इकट्ठे नेबर्स और डोमेस्टिक हेल्पर्स से कहा कि दरवाजा तोड़ दे। दरवाजा के टूटने पर सभी ने देखा कि हेतल की डेड बॉडी बेडरूम के सामने पड़ी हुई है और घर का कुछ सामान बिखरा पड़ा है। खबर मिलते ही हेतल के फादर और ब्रदर अपने दुकान से फ्लैट पहुंचते हैं और रात के 9:15 के करीब पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस का कहना है कि हेतल का रेप और मर्डर हुआ है। इस पूरे हादसे में हेतल की माँ यशोमती पारेख एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्च 5 को हेतल स्कूल से वापस आती है और उसके 4-4.5 घंटे बाद यशोमती मंदिर के लिए निकलती है। मतलब हेतल को लास्ट टाइम उसके किलर ने देखा और उसके पहले यशोमती ने देखा था। यशोमती ने धनंजय की कंप्लेंट कराई, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि हेतल धनंजय से परेशान थी। उसके फादर, ब्रदर, नेबर्स, फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, किसी से हेतल ने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। यशोमती ने पुलिस को बताया हादसे के दिन जब वो मंदिर से वापस अपार्टमेंट पहुंची तो लिफ्टमैन रामधनी ने उसे ये कहा कि धनंजय उनके फ्लैट में गया है एक फोन कॉल करने के लिए।
जबकि कोर्ट में रामधनी ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा है। अगर मान लेते हैं कि धनंजय फ्लैट में गया था फोन करने के बहाने, तो हेतल ने डोर क्यों खोला? क्योंकि यशोमती के बयान से हेतल तो धनंजय से परेशान थी। फिर उसे घर में घुसने कैसे दिया? हेतल के कत्ल के दूसरे दिन यशोमती ने रिपोर्ट किया कि उनके घर से एक रिस्ट वॉच मिसिंग है। पुलिस के तहकीकात के दौरान वो धनंजय के गांव जाते हैं और उसके घर से कुछ सामान सीज करते हैं। उसमें से एक रिस्ट वॉच भी होता है, जिसे कोर्ट में यशोमती आइडेंटिफाई करती है कि यही वो वॉच है जो कि उनके फ्लैट से मिसिंग था। 14 अगस्त 2004 को हेतल पारेख के रेप और कत्ल के जुर्म में धनंजय को फांसी हो जाती है। क्या ये कहानी इतनी ही सीधी है जितनी सुनने में लगती है? बिल्कुल नहीं। कई लोग आज भी कहते हैं कि हेतल का कत्ल धनंजय ने नहीं, किसी और ने किया है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि धनंजय के खिलाफ जो भी सबूत पुलिस ने कोर्ट में पेश किया वो सभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, डायरेक्ट एविडेंस नहीं। मतलब किसी ने उसे हेतल को रेप और कत्ल करते हुए नहीं देखा, उसके खिलाफ कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट एविडेंस नहीं है। जो है वो ये कि मर्डर सीन से एक टूटा हुआ बटन मिला जो कि गांव से बरामद धनंजय के शर्ट से मिलता जुलता है। और वो मिसिंग घड़ी याद है आपको? वो घड़ी उसके गांव के घर से मिली। क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले कई सारे लोग अपार्टमेंट के अंदर थे, क्राइम सीन कंटेमिनेट हो चुका था। अगर किसी क्राइम सीन में दूसरे लोग घुस जाते हैं तो किलर के फिंगरप्रिंट्स या डीएनए मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट में ये बात भी साबित नहीं की कि रेप हुआ था या नहीं। फिर से याद दिला दूं, मार्च 5, 1990 को ये मर्डर हुआ और 6 को पुलिस ने सभी के बयान लिए। कई साल बाद जब ये केस कोर्ट में पहुंची तो दशरथ मुर्मू, जो कि दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था आनंद अपार्टमेंट में उस दिन, उसने कोर्ट में 2 इम्पोर्टेंट बातें कही। एक कि उसने धनंजय को उस दिन क्रीम कलर्ड शर्ट और ग्रे पैंट पहने हुए देखा था। वही क्रीम शर्ट जिससे मिलता जुलता टूटा हुआ बटन फ्लैट से मिला। मुर्मू ने कोर्ट में ये भी बताया कि उस दिन धनंजय हेतल के फ्लैट में गया था फोन करने के बहाने। अजीब बात यह है कि पुलिस की पहली रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं पाया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि मुर्मू को ये बातें कत्ल के दिन याद नहीं रही, लेकिन कुछ साल बाद कोर्ट में जरूर याद आई? ग्रे पैंट और क्रीम शर्ट की बात करें तो धनंजय का कहना था कि वो कपड़े हमेशा से उसके गांव के घर में ही थी और पुलिस ने छापा मारते वक्त उससे मांगे थे क्योंकि कोर्ट अपीयरेंस के लिए वो कपड़े चाहिए थे। अब सोचने की बात ये भी है कि धनंजय कोलकाता में रहता था और एक वॉचमैन की नौकरी करता था, तो नेचुरली उसके पास कई सारे कपड़े नहीं होंगे, तो वो अपने कुछ कपड़े गांव में क्यों छोड़ के आएगा? अपने साथ कोलकाता नहीं लाएगा? धनंजय का ये भी कहना है कि उस दिन 5 मार्च को अपना ड्यूटी खत्म करने के बाद वो कोई फिल्म देखने चला गया और हेतल के फ्लैट में कभी नहीं गया फोन करने के बहाने। इस केस के बारे में और जानने के लिए जरूर पढ़ें प्रोफेसर प्रबाल चौधरी और प्रोफेसर देबाशीष सेनगुप्ता की रिपोर्ट, उनके वेबसाइट इंडिया हैंग्ड इनोसेंट पर। उनकी लिखी हुई बुक अदालत, मीडिया, समाज एंड धनंजय की फांसी बहुत इंफॉर्मेटिव है और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये बुक जरूर खरीदें। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स का कहना है कि धनंजय के साथ नाइंसाफी हुआ है। धनंजय को न सिर्फ 14 इयर्स के लिए जेल हुआ बल्कि उसके बाद उसे फांसी भी दी गई। सो इन अ वे उसे 2 बार सजा दी गई और वो भी उस जुर्म के लिए जो कि शायद उसने किया भी नहीं। फांसी के दिन तक धनंजय ने यही कहा कि उसने हेतल पारेख का रेप और मर्डर नहीं किया। तो खूनी आखिर है कौन? इन सब कंट्रोवर्सी में हम ये भूल गए कि 18 साल की मासूम हेतल कैसे भयानक सर्कमस्टेंसेस में इस दुनिया से चली गई। उसके आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी थी। क्या हेतल बड़ी होके डॉक्टर बनना चाहती थी?
क्या उसे टीचर बनना था, या फिर अपने पापा और भाई को फैमिली बिजनेस में हेल्प करना चाहती थी वो? उसके भी तो कई सारे अरमान थे। कातिल ने सब कुछ एक झटके में खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है, हेतल पारेख का कातिल कौन है? धनंजय को ट्रांसफर लेटर मिलने के बावजूद वो 5 मार्च को आनंद अपार्टमेंट्स ड्यूटी करने क्यों आया? क्या धनंजय झूठ बोल रहा था? क्या सच में उस दिन वो फोन करने के बहाने हेतल के फ्लैट में पहुंचा? क्या धनंजय नाराज था कि हेतल और उसके फैमिली ने उसके खिलाफ रिपोर्ट कराई और उसी आक्रोश में उसने हेतल का रेप और मर्डर कर डाला? क्या यशोमती पारेख ने पुलिस से झूठ बोला? क्या वो रिस्ट वॉच और टूटे बटन की कहानी उनकी बनाई हुई थी? क्या लिफ्टमैन रामधनी सच बोल रहा था? इस केस में पुलिस ने और कोई सस्पेक्ट क्यों नहीं डिक्लेयर किया? क्या धनंजय के अलावा कोई और उस फ्लैट में घुसा था जब हेतल अकेली थी? क्या हेतल के बॉडी से जो रेप के एविडेंस मिले थे उससे डीएनए टेस्टिंग किया गया था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप का कोई एविडेंस बताया नहीं गया था, लेकिन बाद में फोरेंसिक रिपोर्ट में ये इंक्लूड किया गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है कि धनंजय के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ने कोई डीएनए एविडेंस पेश नहीं किया, जो कि बहुत कॉमन है एक रेप केस में? धनंजय का फिंगरप्रिंट भी नहीं पाया गया क्राइम सीन से। ऐसा क्यों? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हेतल का रेप नहीं हुआ था और ये कोई ऑनर किलिंग जैसा केस है? धनंजय और उसके फैमिली का कहना है कि कुछ करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और फैमिली मेंबर्स असली कातिल को छुपाकर धनंजय को फंसाना चाहते थे और इसी वजह से न सिर्फ उसके अगेंस्ट फॉल्स एविडेंस प्लान किया, बल्कि कोर्ट में भी कोई अच्छे वकील से डिफेंस के लिए बात करने नहीं दी। बताएं जरूर आपको क्या लगता है, कौन है कातिल? मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और केस के साथ। तब तक सवाल पूछते रहिए, डिकोड करते रहिए।